धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। मध्य भारत, राजपूतानी का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती। प्रचंड चंबल के तट पर पहाड़ियों की छाया में बसा है एक छोटा सा नगर बूंदी। प्राचीन नाम वृंदावती। पहाड़ी की ये चोटियां कहती हैं कहानी बंदू घाटी के आदिवासी मीणाओं के विस्थापित होने की और शाकंभरी चौहानों की एक प्रशाखा के स्थापित होने की। जयपुर से 202 किलोमीटर दूर हाड़ा चौहानों की बसाई नगरी बूंदी चित्रवत सुंदर। इनके पूर्वज इष्टदेव हाड़ा ने मेवाड़ राज्य का सामंत बन अपने वंश के राजनीतिक जीवन का शिलान्यास 12वीं शताब्दी में किया। 13वीं शताब्दी राहुग्रसित जीवन जी रहे देव सिंह हाड़ा की पुत्री का विवाह मेवाड़ के पटवी कुंवर अरि सिंह के साथ हो गया। महाराज कुंवर, हमारी कुंवरी का हाथ थामकर आपने हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आज यदि पूर्वजों की संपदा हमारे पास होती तो हम बेटी को इस सादगी से विदा नहीं करते। अब तो न हमारे पास मांडलगढ़ है न रतनगढ़। इस पठारी क्षेत्र में हम अपने दुर्दिन कैसे गुजारते हैं, क्या बताएं? राव जी, मेरे दाजी राज ने मंगनी शक्ति और संपत्ति देखकर स्वीकार नहीं की। उन्होंने आपके कुल का वीर इतिहास देखा, वधु की शील शालीनता की चर्चा सुनी और आपका भेजा नारियल स्वीकार कर लिया। मेवाड़ की शक्ति अब आपके साथ है। मेवाड़ को आप अपना विश्वास दीजिए, संपत्ति आपके चरण चूमेगी। हमारे पूर्वजों ने बहुत समय तक मेवाड़ की सेवा की है कुंवर। हर सुख दुख में साथ दिया है, हर युद्ध में रक्तदान किया है, मेवाड़ के सिंहासन को अचल रखा है। हम उस परंपरा के विपरीत नहीं जाएंगे कुंवर। राजपूत चाहे चौहान हो या सिसोदिया, उसका धन सोने चांदी से नहीं आंका जाता राव जी, आंका जाता है उसकी तलवार से। आपके पास तलवार है। भैंसरूड़गढ़ के पठारी इलाके पर आप अपना अधिकार कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। महाराज कुंवर, यदि आज्ञा दें तो बंदू घाटी के उषाहारा मीणाओं से उस क्षेत्र को मुक्त कराकर हम उसे मेवाड़ को सौंप देंगे। मीणा सरदार जैता की हिम्मत बड़ी हुई है राव जी। ये पूरा क्षेत्र उसके अत्याचार से त्रस्त है, मगर आप जानते हैं कि मीणाओं को अरावली की इस घाटी से सैनिक बल से पराजित करना कठिन काम है। इस बृहद क्षेत्र से उनका आधिपत्य समाप्त करने के लिए हमें राजनीतिक चाल चलनी होगी। और एक राजनीतिक नाटक का सूत्रपात हो गया। जानता था राजपूत और मीणाओं की दोस्ती अधिक समय तक टिकेगी नहीं। क्या बताऊं राव जी, इनके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दुर्दिन के समय सहारा दिया। एक विश्वास का नाता जुड़ गया था। पता नहीं क्यों आज जीता अपने बेटे के विवाह के लिए मुझसे मेरी बेटी मांग रहा है। मेरी एक बात मानिए जसराज जो, इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। उसे अपने बंधु बांधवों सहित यहाँ आ जाने दीजिए। हम उसे राजपूत की बेटी मांगने का सबक सिखा देंगे। सबक सिखला दिया गया। मीणा सरदार जैता को जहर दे मार दिया गया। उसके साथी बंदी बना लिए गए। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सरदार देव सिंह के पौत्र नापा हाड़ा ने अपने राज्य का विस्तार किया। सन 1342 ईस्वी में चंबल घाटी के प्रतिरक्षक के रूप में अरावली पर्वतमाला के एक शिखर पर बनवाया गया बूंदी का दुर्ग। मूल रूप में यह चतुर्भुजाकार दुर्ग था। नाम दिया गया था तारागढ़। यह है पश्चिम की ओर का
मुख्य प्रवेश द्वार कोटक द्वार। सुरक्षा के लिए जहां भीतर सैनिकों के लिए छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, वहीं इस द्वार की सुरक्षा के लिए इसके पीछे बना है एक सुंदर विशाल अष्टभुजाकार बुर्ज। दोनों प्राचीरों से घिरा यह रास्ता धीरे धीरे आगे जाकर दो भागों में बंट जाता है। एक जाता है निचले परकोटे की ओर और दूसरा जाता है भीतर दूसरे दरवाजे की ओर। सुरक्षित संकरे गलियारे से होकर ही अंतिम आंतरिक प्रवेश द्वार तक जाया जा सकता है। इस द्वार के ऊपर है जेजावर बुर्ज। यहां सुरक्षा के लिए सैनिक अधिकारी रहते थे। कहलाता था जेजावर का डेरा। सामने है दुर्जिन टाका और इसके पीछे जयपुर मोर्चा। चतुर्भुजाकार बुर्ज उत्तर और पश्चिम से दुर्ग की सुरक्षा के लिए। तारागढ़ की पूरब और दक्षिण से रक्षा के लिए अंदर बना दूसरा विशाल गजकर भीम बुर्ज। सुरक्षा अधिकारियों के लिए ही बना दक्षिण प्राचीर से लगा एक जटिल आवासीय संकुल। यहां नीचे घोड़ों को रखने के लिए बना हुआ घुड़साल। आवासीय परिसर का हर खंड एक दूसरे से किसी न किसी मार्ग से जुड़ा हुआ था। ऊपर आवासीय कक्ष, खुली हवा, पूरी रोशनी और ऊपर रंगीन सपनों के लिए रंगों से बनी छत, बेल, बूटे, परियां, अप्सराएं, बूंदी की भित्ति कला का जादू। बगल में है मिस्त्री खाना। कहते हैं यहां कभी तोप के गोले बनते थे। सामने है राजकीय गोदाम, शस्त्रागार। शस्त्रागार के बीच बना अष्टभुजाकार आमोद प्रखंड। इसके चारों ओर छोटे-छोटे कक्ष बने हुए हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ राजकीय कोष रखने के लिए। और पीछे चौगान के बीच कचहरी। कभी ये 2 मंजिली इमारत थी। भीतरी खंड, सुंदर मेहराब, संतुलित स्तंभ, वर्गाकार रचना और अधिकारियों के लिए विश्राम कक्ष भी बने हैं। बड़ा टांका के किनारे चारों कोनों पर बुर्ज, प्राथमिक राजकीय आवास खंड, रानी महल। बाहर की सुदृढ़ता और पौरुष का दर्शन भीतर नहीं होता, अंदर दर्शन होता है रागात्मक कमनीय सौंदर्य का। भित्ति चित्रों के रूप और रंग ने यहाँ की ग्राम्य परंपरा को सुरक्षित रखा है और झरोखों की जालियों में बची रह गई है यहाँ के शिल्पियों की कोमल रचना। एक ऐसा आवरण जो जीवंत आवृत सौंदर्य की आभा में और भी झिलमिलाता होगा। आंतरिक भाग एक सुंदर सुगठित रचना। हाथी दांत से बने कोमल चित्रों से सज्जित महिलाओं के लिए बारादरी। अनाज रखने के लिए कोठरी। ग्राम्य जीवन से अनुप्राणित राजकीय जीवन पद्धति। रसोई घर महिला खंड को पुरुष खंड से अलग करती। बीच में विभाजन रेखा सी खड़ी है, एक पतली सी दीवार। दोनों खंड हर माले पर एक बरामदे से जुड़े हुए हैं। पुरुष खंड की बारादरी, नीचे कर्मचारियों के लिए व्यवस्था। कहा जाता है आनंद का एक समारोह यहाँ रक्त से कलुषित हो उठा था। बूंदी के राव लाल सिंह की बेटी का मेवाड़ के महाराणा खेता से विवाह का अवसर था। हाड़ा राजकुल की ओर से ये छोटा सा दान स्वीकार कर लीजिए ब्राह्मण देवता। नहीं लाल सिंह जी, नहीं। मैं अजाची हूँ। मैं केवल राजपूत के हाथों ही दान स्वीकार करता हूँ। तो क्या हम राजपूत नहीं हैं? मेवाड़ के महाराणा के सिवा कोई राजपूत मुझे पृथ्वी पे दिखाई नहीं देता। एक बारहट बारू ने हमारे कुल का अपमान किया। क्या ऐसे समय महाराणा को चुप रहना चाहिए? क्या करें? हमारे पिता महाराणा हमीर सिंह ने इन्हें भारत बनाया था। इनकी माता देवी की प्रति छाया थी। उन्हीं के आशीष से सिसोदियों को चित्तौड़ का दुर्ग मिला था। हमारे पिता ने इन्हें अजाची बनाया। अब
उत्सव की मस्ती में अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्होंने मुझे नहीं कहा महाराणा, सारे हड़ाओं का अपमान किया है। सारे हड़ाओं को कहा कि राजपूत नहीं है। बूंदी से वधू का डोला मेवाड़ के लिए नहीं उठा। उठी ससुर और जामाता की दो अर्थियां। मधुर संबंध विषाक्त हो गया। मेवाड़ का संरक्षण हटा और गुजरात और मालवा के सुल्तान इस छोटे से राज्य को लूटने लगे। राव वीर सिंह मारा गया। इसके दो बेटे बंदी बनाकर मांडू ले जाए गए। समर सिंह को समरकंदी बना बूंदी के सिंहासन पर बिठा दिया गया। 11 साल बाद एक रात इसके भाई भाणदेव का पुत्र नारायण दास अपने चाचा के सामने पहुंचा। मैं आपकी हत्या भी कर सकता था, मगर एक राजपूत होने के नाते मैंने आपको जगा देना ही उचित समझा। राजपूत होने का इतना ही गर्व है तो एक चोर की तरह खाबगाह में क्यों आए? धर्म संकट के कारण मैं ये तय नहीं कर पाया कि अपने ही चाचा को युद्ध के लिए ललकारूं या फिर एकांत में उनसे एक निवेदन करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? आज तक हम अपने आप को इसी भ्रम में रखे रहे कि बूंदी का राज्य मालवा के पास नहीं, हमारे पिता के भाई के पास है। मगर आपने पुरखों की बनाई गंगेश्वरी के मंदिर में होने वाली पूजा को रोक हमारी कुल देवी का अपमान किया है। यदि आज भी आप वचन दें कि हमारी कुल देवी का मान रखा जाएगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। नारायण दास, जब तुम खुली तलवार लेकर यहां तक आ ही गए हो तो अच्छा यही होगा कि तुम्हारी बात का जवाब मैं तलवार से ही दूं। समरकंदी मारा गया। नारायण दास बूंदी की गद्दी पर बैठा। राज्य को सुदृढ़ करने के लिए इसने मेवाड़ से रिश्ता जोड़ा। अपने भाई निर्बत सिंह की पुत्री करमती बाई का विवाह महाराणा सांगा से करवा दिया। पुराने बुर्जों पर बारूदी तोपों को रखने के लिए उचित व्यवस्था की गई। चारों ओर प्राचीर से लगा बना हुआ था सुरक्षा कर्मचारियों के लिए आवासीय कक्ष। जगह जगह रसोई घर बने थे। गोदामों के लिए सुरक्षित व्यवस्था थी और कक्षों के ऊपर था चौड़ा पक्का परकोटा। इस परकोटे के दो स्तर थे, एक प्राचीर के साथ भीतर की ओर आंतरिक सुरक्षा के लिए और दूसरा प्राचीर के बाहर बाहरी प्राचीर से लगा निचले स्तर पर। दोनों प्राचीरों के साथ नियमित रूप से बुर्ज बने हुए थे, कुछ बेलनाकार और कुछ अष्टभुजाकार। बुर्जों के ऊपर से सभी प्रकार के आयुधों से प्रहार करने की व्यवस्था की हुई थी। दुर्ग का दूसरा पूरब मुखी द्वार मंगल पोल कर्मचारियों एवं सुरक्षा सैनिकों के लिए। प्रवेश पर नियंत्रण के लिए नीचे एक और द्वार हाजिरी पोल। ऊपर के टांकों में पानी की कमी होने पर नीचे से पानी को 3 स्तरों पर अड़ान के द्वारा मानव श्रम से उठाया जाता था। हर स्तर पर एक जल कुंड की व्यवस्था की गई थी। राव सुरजनहाड़ा के एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ने राजकुल में एक बवंडर खड़ा कर दिया। बुरी खबर लाया हूं कुंवर। अच्छा होता ये कहने के पहले मैं मर गया होता। बहुत बुरा हुआ। रणथंभौर का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया गया है। क्या मेरे पिता नहीं रहे दादू? नहीं, संधि और समर्पण राव सुरजनहाड़ा के हाथों ही हुआ है। क्या ऐसा दुष्कृत्य मेरे पिता के हाथों हुआ है? नहीं दादू, नहीं। एक हाड़ा राजपूत आखिर से कैसे कर सकता है? ऐसे ही हुआ है कुंवर, ऐसे ही हुआ है। मैं संधि और समर्पण को नहीं मानता। हाड़ा वंश के माथे पर मैं कलंक का टीका नहीं लगने दूंगा। खिलाफत की आवाज उठाने वाले दूदा को बूंदी छोड़ मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी। राव सुरजनहाड़ा को मुगलों ने खिताब और ओहदे दिए। सुरजनहाड़ा के छोटे बेटे भोज को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया। मुगलों की मातहती स्वीकार करने से जहां बूंदी के हाड़ाओं की गौरव गाथा धूमिल पड़ गई,
वहीं बूंदी में कला, शिक्षा, व्यापार और उत्पाद को प्रोत्साहन मिला। 40 पाठशालाएं खोली गईं। बूंदी को छोटी काशी कहा जाने लगा। संपन्नता के बढ़ते चरण, भवनों के कलात्मक निर्माण, नवनिर्माण और सूक्ष्म सज्जा में परिलक्षित होते हैं। सन 1607 ईस्वी से तारागढ़ के नीचे नए भव्य आवासीय भवन बनवाए जाने लगे। पहले जो दुर्ग अधिशासन के लिए बनवाया गया, जटिल सुदृढ़ कार्यालय भवन था, उसी के ऊपर नए विशाल भवन का निर्माण कई चरणों में पूरा किया गया। छतर महल, बादल महल, फूल महल, 3 दरी तवारी का हर में मुख, रूपरेखा, गठन और दिखावे में यह भवन पूरी तरह राजपूती वास्तुकला की परंपरा के अनुरूप लगता है। महिलाओं के लिए पूरी तरह से बंद और पुरुषों के लिए खुले झरोखे। आवासीय महिला प्रखंड के विभिन्न आकार में बने शिखरों को देख सहसा किसी मंदिर संकुल का भ्रम हो जाता है। नए भवन के लिए बनवाया गया पूरी तरह सुरक्षित नया प्रवेश द्वार गणेश पोल, सुरक्षा सैनिकों के लिए सभी ओर व्यवस्था और प्राचीर से घिरे इस परिसर में प्रवेश का उठता हुआ पथरीला रास्ता। एक ओर सैनिकों, अधिकारियों के लिए कई स्तरों पर बनवाया हुआ कार्यालय। आगे ये रास्ता बाईं ओर मुड़कर उठता हुआ पहुंचता है मुख्य प्रवेश द्वार की ओर, हथिया पोल। हथिया पोल के अंदर ऊपरी छत पर बनी भगवान भास्कर की अप्रतिम छवि। अंदर का खुला प्रांगण, जिसे दरबारे आम भी कह सकते हैं, और ऊपर है रतन महल, जहां सन 1607 ईस्वी में राव रतन सिंह का राज तिलक किया गया था। और यहीं उत्सव समारोह भी हुआ था जब बादशाह जहांगीर ने रतन सिंह को सरबुलंद राय राव राय का खिताब दिया था। हाड़ा कुल का पवित्र राज सिंहासन, इसे दरी खाना भी कहते हैं। पीछे के कक्षों में शस्त्र रखे जाते थे। और यह है छतर महल का भीतरी खंड। बाईं ओर बादल महल, फूल महल, 3 दरी तवारी और दर्शनीय है सुंदर कलात्मक दर्शनी झरोखा। नीचे हथिया साल, यहां प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत समारोह होता था। हर स्तंभ कलात्मक उत्कीर्णन का एक सुंदर उदाहरण। हर स्तंभ के चारों ओर पत्थर की बनी सुंदर हाथियों की मूर्तियां। पत्थर के फूलों से खुले बरामदे के स्तंभों को ऐसे सजाया गया है कि वंदनवार का भ्रम होता है। और यहां से आरंभ होता है पत्थर पर लगाए रंगों का जादू। हर रथ का एक चित्र फलक। ये है महाराव का निजी आवासीय प्रखंड, गणेश अधिष्ठात्री देवता। द्वार की पत्थर के चौखट को आभूषण की तरह रत्नों से जड़ा गया था। चंदन और हाथी दांत का द्वार खुलता है और शास्त्रीय ग्रंथों के विधान का दर्शन भित्ति चित्रों के अनुपम कार्यान्वयन में होता है। चंदन, हाथी दांत और रत्नों से जड़ा शयन कक्ष का द्वार, थोड़े से रंग, एक पूरी कथा कलात्मक परितुष्टि। शयन कक्ष पूरा का पूरा चित्र फलक। युद्ध के पैशाचिक नरसंहार के कोलाहल से दूर रंगों की गूंज में रसविज्ञ महाराव शयन करता था। अमिट सुनहरे रंगों में अंकित हैं सब और कथाएं। कुछ भक्ति कथा, कुछ धर्म कथा, कुछ प्रेम कथा, कुछ लोक कथा, कुछ राज कथा और कुछ नीति कथा। छत्रसाल महल के बगल में है चित्रशाला, सभ्यता की प्रथम सेहरन का बोध। जहां हमें पत्थर खंडों पर उकेरी छवियों में होता है, वहीं ग्राम्य सौंदर्य बोध का चित्रण भित्ति चित्रों में मिलता है।
उसी ग्राम्य सौंदर्य बोध के परिष्कृत रूप का दर्शन हमें बूंदी की चित्रशाला में होता है। बूंदी की चित्रशाला उस काल के जीवन के हर स्तर का चित्रण करता एक जीवंत निर्देशात्मक विवरण है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाए गए ये भित्ति चित्र 250 साल के बाद भी उतने ही सजीव हैं, वाचाल हैं। कम से कम रंगों से कथा का वर्णन, गत्यात्मकता का चित्रण बूंदी की लेखनी का चमत्कार है। ठहरे क्षणों का कहीं भी चित्रण नहीं है। हर रस चित्र, वर्ण चित्र, द्रव्य चित्र, चाहे वो देवता का हो या देवी का, पूरी तरह गत्यात्मक। उतरा नहीं सिंगार, जगी मैं रात, पिया नहीं आयो। बहुत हुआ श्रृंगार, मगर सल्तनत की अधिसत्ता स्वीकार लेने के बाद नहीं लगा कि बूंदी प्रियतम की राह जोहती कोई परिणीता नायिका है। महलों से सदा एक मुग्धा नायिका की ही छवि उभरती रही। दर्प भरी स्वकीया की भटकती छाया का दर्शन तो हाड़ाओं के शौर्य की गाथा सुनाते तारागढ़ के खंडहर में होता है, डूबते सूरज की सिंदूरी लालिमा में होता है, घिरते अंधियारे के उजास में होता है।